नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। लेखपाल के लिए घटना चक्र की टोह सीरीज मार्केट में आ चुकी है। घटना चक्र एक ऑथेंटिक पब्लिकेशन है और काफ़ी लोकप्रिय भी है। इनके प्रश्नों के माध्यम से हम लोग व्याख्या देखेंगे और व्याख्या सरलतम रूप में होगी। जिन तथ्य की अतिरिक्त आवश्यकता होगी उनको भी जरूर इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही साथ जहाँ लगेगा कि इसको करंट से कोरिलेट करना है वहाँ करंट से भी कोरिलेट करके देखा जाएगा। और इस सीरीज में हम लोग ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहले प्रैक्टिस सेट का ये ग्राम विकास का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा 1992 में, यानी प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब होगा ए, 1992 में। इस योजना के माध्यम से किसानों के कृषि योग्य भूमि का विवरण प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, किसान बही योजना 1992, विकल्प ए सही होगा। 77वां प्रश्न देखिए, टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? तो आपका सही जवाब होगा आम का। टपका आम की फसल का अंतिम चरण होता है और इसका अगर वैज्ञानिक नाम देखें तो मैग्निफेरा इंडिका होता है। फलों में राजा कहा जाता है आम को। और दूसरी बात, यहाँ पर आम की कुछ किस्मों का जिक्र कर लिया जाए, जैसे सुवर्ण रेखा, चौसा, मालदा, दशहरी, ये सभी आम के किस्म हैं। और 77 प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए। 78वां प्रश्न देखिए, लेखपाल द्वारा एक वर्ष में गांव की सामान्यतः कितनी बार पड़ताल की जाती है? तो आपका सही जवाब होगा 3 बार, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ। 78वां प्रश्न देखिए, ग्रामीण समुदाय की विशेषता होती है। तो ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या होती है? संयुक्त परिवार होती है। प्राथमिक व्यवसाय की प्रधानता विशेषता होती है। सामाजिक गतिशीलता का भाव ये भी होता है, यानी कि 79 का आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। ये सभी गांव की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 में कह रहा है कि देश की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या आज भी गांव में निवास करती है? तो इसका सही जवाब होगा 68.8%, यानी विकल्प ए सही होगा। 68.8% जनसंख्या आज के समय में भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और शहरी क्षेत्र में 31.2% जनसंख्या निवास करती है। यह आंकड़ा 2011 की जनगणना से लिया गया है। यहाँ 80 प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 81वां प्रश्न, आधुनिक समय में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किसके काल में प्रारंभ हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन को भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लाने के लिए, यानी स्वशासन, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को लागू करने के लिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब होगा बी। 82वां प्रश्न देखिए, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो आपका सही जवाब होगा 4840 स्क्वायर फीट के। अगर आपसे यह पूछा, यानी कि 82 प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि 1 हेक्टेयर बराबर कितने एकड़ होते हैं? तो आपका जवाब होगा 2.4711, यानी 1 एकड़ बराबर 2.4711 एकड़ होता है। अगर वहीं पूछा जाए कि 1 एकड़ बराबर कितने बीघे होते हैं? तो आपका जवाब होगा 3.95 बीघा 1 एकड़ के बराबर होता है। एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए कि 1 जरीब कितने गज के बराबर होती है? तो आपका जवाब होगा 55 गज के बराबर 1 जरीब होती है। इस प्रकार 82वें प्रश्न का सही आंसर होगा ए, 4840। 83वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के क्या कार्य होते हैं? तो ग्राम सभा का कार्य पंचायत द्वारा निर्मित वार्षिक बजट का पर विचार करना होता है। पंचायत द्वारा किए गए कार्यों का पुनर्निरीक्षण करना, सही है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था करना, यह भी है। इसके अतिरिक्त और क्या काम करती है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी ग्राम सभा का दायित्व है। ठीक है। और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाना, जन सुनवाई के माध्यम से पारदर्शी और जवाबदेही व्यवस्था को लागू करना भी ग्राम सभा का कार्य है। इस प्रकार 83 प्रश्न का सही जवाब डी होगा। अगला देखिए, 84वां प्रश्न कह रहा है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1956 से 61 के बीच में द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुई और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। ये सब अतिरिक्त फैक्ट है, इसको आप समाहित कर लीजिएगा। एक बात और यहाँ महत्वपूर्ण है कि खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम कब का है? तो ये 1956 का है। इसके तहत भारत में यह एक वैधानिक निकाय है। ठीक है। और दूसरी बात कि खादी ग्रामोद्योग आयोग सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में एक शीर्ष संस्था है। इस प्रकार 84वें प्रश्न का आंसर होगा ए। अगला देखिए 85वां प्रश्न। 85वां प्रश्न में कहा गया कि अटल नवोन्मेषण मिशन, जिसको AIM
किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो आपका सही जवाब होगा नीति आयोग द्वारा इसको संचालित किया जाता है, यानी कि 85वें प्रश्न का सही जवाब होगा बी, नीति आयोग। 86वां प्रश्न देखिए, योजना में कोर सेक्टर से क्या आशय है? तो कोर सेक्टर का मतलब पहले समझ लीजिए। कोर सेक्टर का मतलब वे उद्योग होते हैं जो अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्योग होते हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था में जिनका हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण होता है उनको कोर सेक्टर कहा जाता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि योजना आयोग में कोर सेक्टर चयनित आधारित उद्योग हैं, यानी कि आपका 86 का सी विकल्प यहां सही हो जाएगा। 87वां प्रश्न देखिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यह प्रश्न बहुत लोकप्रिय है। यह संस्थान वाराणसी में स्थित है। यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि वर्ष 1999 में इसे राष्ट्रीय संस्थान यानी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, यानी कि 87 का सही जवाब होगा वाराणसी, यानी सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है 88, मेरा गांव मेरा गौरव योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा 25 जुलाई 2015 को मेरा गांव मेरा गौरव योजना प्रारंभ की गई थी। अब प्रश्न उठता है कि यह योजना किसके द्वारा और कहां से प्रारंभ की गई थी? तो मेरा गांव मेरा गौरव योजना प्रधानमंत्री द्वारा पटना से प्रारंभ किया गया था, यानी इस प्रकार विकल्प आपका सी सही हो जाएगा 88 का 25 जुलाई 2015 को। 89 देखिए, भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अब प्रश्न उठता है कि कब प्रारंभ किया गया था? तो यह भूदान आंदोलन 1951 में प्रारंभ किया गया था। 89 का सही जवाब होगा ए। 90 देखिए, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र में को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? तो आपका सही जवाब होगा त्रिभुज। यानी कि जब जरीब से सर्वेक्षण करते हैं तो हम क्षेत्र को त्रिभुज यानी त्रिकोण आकार में बांटते हैं। इसका फायदा क्या होता है? इसके कारण दूरी का मापन कम करना पड़ता है और कोण के मापन से ही काम चल जाता है। और कोण की विशेषता यह है कि कोण के मापन से अधिक शुद्धता भी आती है, कम समय भी लगता है और कम श्रम भी लगता है। इसलिए जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को त्रिभुज के आकार में बांटा जाता है। 90वें प्रश्न का सही जवाब होगा डी। 91वां देखिए, खतौनी में लेखपाल परिवर्तन कर सकता है। तो आपका सही जवाब होगा लाल रोशनाई से, यानी विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। यानी कि खतौनी में लेखपाल परिवर्तन लाल रोशनाई से करते हैं, यानी 91 का बी होगा। 92वां प्रश्न देखिए, आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पहली बात समझ लीजिए कि आशा की स्पेलिंग क्या होगी? ASHA, इसलिए इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी जिसको हिंदी में सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहते हैं। यानी 92वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। ये जो आशा कार्यकर्ता हैं ये भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित जननी सुरक्षा योजना के संबंध एक ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता होते हैं। यानी 92वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। आइए 93 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 93वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि चलो गांव की ओर कार्यक्रम किस मंत्रालय की योजना है? तो आपका सही जवाब होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये योजना कब शुरू की गई? ये योजना 3 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने नई दिल्ली में चलो गांव की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो चलो गांव की ओर कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को उनके जीवन पर असर डालने वाली सभी पहलुओं को शामिल कर एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास है। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, इन तमाम मंत्रालयों के सहयोग से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इनमें से एक मंत्रालय हमारे विकल्प में है ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसलिए 93 का सही आंसर होगा ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। 94वां प्रश्न देखिए, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का क्या कार्य होता है? तो आपका सही जवाब होगा, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना, बिल्कुल सही है। विकास परियोजनाओं का अनुमोदन करना, सही है। शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायत को आवंटन, यह भी कार्य होता है। इस प्रकार 94वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त में सभी। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को शॉर्ट फॉर्म में DRDA कहते हैं। इसका गठन 1980 में किया गया था, यह भी आपको याद रखना होगा। यानी 94 प्रश्न का सही जवाब होगा डी। 95वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग स्थापित किया गया था। तो आपका सही जवाब होगा 1944 में। एक तथ्य और यहाँ पर याद रखिएगा कि पशुपालन विभाग के पहले निदेशक सर फ्रैंक वेयर थे। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इनके पशुपालन विभाग के पहले निदेशक सर फ्रैंक वेयर थे और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इस प्रकार 95वें प्रश्न का सही जवाब बी होगा। 96वां प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन का प्रारंभ कब किया गया? तो आपका सही जवाब होगा 1991 में। एक बात और आपको यहाँ पे याद रखनी होगी कि 1999 में पेयजल एवं स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति विभाग का गठन किया गया था। यानी अगर आपसे यह पूछा जाए
कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति विभाग का गठन कब हुआ? तो आपका जवाब होगा 1999 में। यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन का प्रारंभ कब हुआ? तो आपका सही जवाब होगा 1991, यानी 96 का विकल्प ए सही हो जाएगा। 97वां प्रश्न देखिए, 1977 में पंचायत राज से संबंधित समिति का गठन की गई थी, किसके द्वारा? तो आपका सही जवाब होगा अशोक मेहता द्वारा 1977 में पंचायती राज संबंधित समिति का गठन किया गया था, यानी 97 का ए विकल्प सही होगा। यहाँ पर एक अतिरिक्त आपको सूचना देनी है, आपके ग्रामीण समाज एवं विकास में पंचायत राज व्यवस्था भी सिलेबस में है, और जब आप प्लेलिस्ट में पॉलिटी के प्लेलिस्ट में 8वां भाग देखेंगे तो वो पंचायत से रिलेटेड है। और मैं आपको बता दूं कि पंचायत से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न उस एक ही वीडियो में समाहित हैं। आप लोगों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि निश्चित तौर पर उस वीडियो को आप देख लें, वो बहुत हितकारी होगा। मैं इसकी प्लेलिस्ट में भी उसको डाल दूंगा, और अगर आप पॉलिटी के प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो 8वें भाग में आपको पंचायत मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ अन्य तथ्य नाम दिख रहे हैं, उनका भी जिक्र कर लिया जाए। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था, और याद रखिएगा कि पंचायत राज से संबंधित यह पहली समिति थी और इसने त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की थी। वहीं 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की थी। यहाँ दो नाम का उल्लेख करना और जरूरी है। जीवीआर राव समिति ये प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार की वकालत कर रही थी, और जीवीआर राव समिति 1985 में गठित हुई। LM सिंघवी ये समिति 1986 में स्टैब्लिश हुई, और इसने पंचायत में संवैधानिक दर्जे की वकालत की थी। और इसी के साथ साथ पीके थुंगन समिति, जिसका गठन 1988 में हुआ था, इसने भी पंचायत में को संवैधानिक दर्जे की बात की थी। यानी पंचायत को संवैधानिक दर्जे की बात LM सिंघवी और पीके थुंगन समिति द्वारा किया गया था। इस प्रकार ये प्रश्न 360 डिग्री में आपने कंप्लीट किया, यानी 97वें प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न देखिए, डीडी किसान चैनल प्रधानमंत्री ने कब उद्घाटन किया था? तो आपका सही जवाब होगा ए, 26 मई 2015 को डीडी चैनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। इस चैनल के माध्यम से कृषि और संबंधित क्षेत्र जैसे तकनीकी का प्रसार, पानी का संरक्षण, जैविक खेती, अन्य संबंधित विषयों पर इस पे कार्यक्रम आते हैं, जो किसान भाइयों के लिए काफी हितकारी है। और इस चैनल डीडी चैनल किसान चैनल का उद्घाटन कब हुआ? तो 26 मई 2015 को। 98 का सही जवाब होगा ए। 99वां प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार की बहुप्रत्याशित उज्ज्वला योजना की टैगलाइन क्या है? तो आपका सही जवाब होगा स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर कुछ बातों को आपको अतिरिक्त नोट डाउन करना होगा। उज्ज्वला योजना फर्स्ट, यानी कि उज्ज्वला योजना के दो पार्ट आ चुके हैं। जो उज्ज्वला योजना को शॉर्ट फॉर्म में PMUY कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगर कहीं पे उज्ज्वला योजना की जगह पर PMUY यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसका फुल फॉर्म होगा दिया हो तो आप समझ जाएंगे। इसके पहले जब इसका पहला पार्ट आया था, यानी इसके पहले भाग की शुरुआत हुई थी, तो उसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि मार्च 2020 तक 5 करोड़ BPL परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जाएगा। बाद में उसमें 7 आदिवासी क्षेत्रों को शामिल कर दिया गया। इसके बाद जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का पहला चरण था, उसमें 8 करोड़ लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से यह तथ्य इंपॉर्टेंट है कि पहले चरण में 8 करोड़ लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया था। और जो पहला उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016। इसके साथ ही आपको एक तथ्य और शामिल याद करना होगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो पार्ट 2 स्टार्ट किया गया, ये 10 अगस्त 2021 को महोबा से प्रारंभ किया गया प्रधानमंत्री महोदय द्वारा, और इसके अंतर्गत 1 करोड़ गैस कनेक्शन देने की योजना बनाई गई। और इस प्रकार ये प्रश्न हॉलिस्टिक अप्रोच में आपने कंप्लीट कर लिया। और यहाँ 99 प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। अगला प्रश्न संख्या 100 देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 में पंचायती राज के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की दिया गया? तो आपका सही जवाब होगा 1/3, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि पंचायती राज अधिनियम 1994 पंचायत राज में 1/3 महिलाओं के आरक्षण की वकालत करता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करता है, तो आपका जवाब होगा 243 के घ में इसकी व्यवस्था की गई है, ठीक है। या ऑप्शन में आपको 243 डी भी लिखा रह सकता है, ठीक है, तो आप उसको दोनों एक ही समझेंगे। ये अतिरिक्त फैक्ट है। ये जितने भी अतिरिक्त फैक्ट बताए गए हैं उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ताकि आपको इनको लेना समाहित करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार आपका 100वें प्रश्न का आंसर होगा सी। अगला, अब हम लोग प्रैक्टिस से दूसरे के ग्राम विकास के प्रश्नों पर चल रहे हैं। इसमें 76वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जवाब होगा आम के लिए, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि मलिहाबाद लखनऊ जनपद में इस आम की, यानी मलिहाबाद दशहरी आम लखनऊ जनपद में प्रसिद्ध है। दूसरी बात आपको याद रखना होगा कि मलिहाबाद आम को विभिन्न शहरों में नवाब ब्रांड के नाम से जाना जाता है।
अब यहाँ पर मैंने आपसे पूर्व में कहा था कि जरूरत पड़ने पर करंट से भी उसको कोरिलेट किया जाएगा। अब यहाँ से करंट का एक प्रश्न बन रहा है कि करंट में जिन लोगों ने अभी करंट के सेशन को नहीं देखा है, जो लोग अभी नए जुड़े हैं इस चैनल से, मैं उनसे दो अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन समय पर उपलब्ध होती रहे। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन स्टडी ग्रुप ने करंट अफेयर्स की घटनासार के वन लाइनर और एडिटोरिया के 20 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा दिए हैं विस्तृत व्याख्या के साथ, जो कि लेखपाल के करंट अफेयर्स के लिए पर्याप्त हैं। आप उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उनको निश्चित तौर पर कंप्लीट कर लें। साथ ही साथ पॉलिटी और आधुनिक भारत के इतिहास, जो कि ज़्यादातर परीक्षाओं में इस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। इतने पार्ट से आपका सामान्य अध्ययन पर एक अच्छी पकड़ बन जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी महसूस होगा। इसके साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बता दिया कि ग्राम विकास में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी भी वीडियो अवेलेबल है, आप उसको पॉलिटी के सेक्शन में जाके देख सकते हैं, भाग 8 में दिया है। इस प्रकार लेखपाल के लिए एक विस्तृत वीडियो आएगी और ऑथेंटिक आएगी और डिटेल वीडियो आएगी। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, इसलिए आप चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करें। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ करंट से कोरिलेट करने की बात आई थी। याद रखिएगा, जो लोग जुड़े हैं पहले से उनको जरूर याद आ जाएगा कि 13 अक्टूबर 2021 को रटौल आम को जीआई टैग दिया गया उत्तर प्रदेश द्वारा। यानी आम की एक प्रजाति है रटौल आम, जिसको उत्तर प्रदेश ने जीआई टैग दिया। ये रटौल आम बागपत के क्षेत्र में यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ चर्चा आम की हुई तो रटौल आम को जीआई टैग उत्तर प्रदेश ने दिया था, यहाँ कोरिलेट करना आवश्यक है। और इस 76 प्रश्न का जवाब होगा सी। 77वां प्रश्न देखिए, जाटों के रहने की जगह को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा गुढ़ा, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। यानी उनके रहने के उस एरिया को क्या कहते हैं? गुढ़ा। 77 का ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से दुर्बल वर्ग में कौन नहीं आते हैं? तो दुर्बल वर्ग में लघु किसान कृषक शामिल नहीं है। तो फिर दुर्बल वर्ग क्या होता है और इसमें कौन शामिल है? तो याद रखिएगा, भारतीय समाज में कुछ समूह सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं और उनको कमजोर वर्ग में रखा जाता है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, श्रमिक वर्ग इस पिछड़े दुर्बल वर्ग में शामिल हैं और इसमें लघु सीमांत कृषक शामिल नहीं है, इसलिए 78 का सही जवाब ए होगा। 79वां प्रश्न देखिए, करें अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें, तो विकल्प सी सही हो जाएगा कि घटना दो सिद्धि से कोई संबंध न हो। यानी कि अंधविश्वास में कुछ प्रूफ नहीं होता है, उसमें सारी बातें हवा में होती हैं, इसलिए ये विकल्प सी में दिया है कि घटना का दो सिद्धि से कोई संबंध नहीं होता है। 79 का सही जवाब सी होगा। 80 प्रश्न देखिए, करा कि हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब होगा पंधारी नाथ एच प्रभु, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा इसका। पंधारी नाथ एच प्रभु को हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक माना है, यानी 80 का डी सही हो जाएगा। 81वां प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारत में केंद्रीय विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? तो आपका सही जवाब होगा गिरिराज सिंह, यानी 81वें प्रश्न का सही जवाब सी होगा। याद रखिएगा कि भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्रालय में गिरिराज सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अगर इसमें कभी इस मंत्रालय के राज्य मंत्री का नाम पूछ दे तो आप फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम बताएंगे, यानी फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, यानी 81 प्रश्न का सही जवाब सी होगा। 82वां प्रश्न देखिए, एकीकृत बाल विकास योजना जिसको शॉर्ट फॉर्म में ICDS कहते हैं, भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? तो इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। इस प्रकार 82वें प्रश्न का सही जवाब होगा ए। जरा ICDS परियोजना को योजना को जरा विस्तार से समझ लेते हैं। इस योजना के तहत 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे आते हैं। इसमें गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं के सार्वजनिक जो उनके सर्वांगीण विकास है उस पर ये सरकारी पहल है। जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो हम स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के उत्थान की बात करते हैं। यानी कि ये जो ICDS प्रोग्राम है ये 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ किया गया और 82 प्रश्न का सही जवाब होगा ए। 83वां प्रश्न देखिए, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? तो आपका सही जवाब होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 1979 तक यानी 1974 से 1979 तक शुरू की गई। इसमें गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्राप्ति करने का उद्देश्य रखा गया था। 83 का सही जवाब होगा बी। 84 पे आइए, करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किस राज्य में दर्ज किया गया? तो आपका सही जवाब होगा सी, हरियाणा में। जरा 5 राज्यों का क्रम देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात सबसे कम है हरियाणा में, 834 है, ठीक है। दूसरे नंबर पे पंजाब है, तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर, चौथे नंबर पे राजस्थान और 5वें नंबर पे गुजरात आता है। अब यहाँ पर एक फैक्ट आपको और जानना जरूरी है।
कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो आपका सही जवाब होगा 919 है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो आपका जवाब होगा 902। इन तथ्यों को भी समाहित करना आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न, यानी 84 का सही जवाब क्या होगा, सी हरियाणा। 85 देखिए, भारत में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है, तो आपका विकल्प होगा विकल्प डी। क्यों? क्योंकि इसमें दिया है काम मिलने पर काम करने की इच्छा न होना। ये स्थिति भारत में नहीं है। यहाँ पर अगर काम मिले तो व्यक्ति अपने कौशल को, अपनी प्रतिभा को निश्चित तौर पर प्रकट करता है, यानी विकल्प डी नहीं होगा। यहाँ पर निर्धनता का जो मेन कारण है वो कारण है बेरोजगारी, और इसके अंतर्गत आप अशिक्षा को ले लेंगे, भाग्यवादिता यानी भाग्य के भरोसे रहना, कोई कर्म न करना, और रूढ़िवादिता। ठीक है, यह भी मुख्य कारण है निर्धनता की। और 85वें प्रश्न का सही जवाब होगा डी। 86वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक समस्या है, तो आपका सही जवाब होगा अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का शाब्दिक अर्थ या इसका जो अर्थ होता है वो छुआछूत होता है, यानी जो पहले समय में जो छुआछूत किया जाता था कि इनका पानी नहीं पीना है, इस तरह की बात, ये एक सामाजिक कुरीति है, ये एक सामाजिक बुराई है। यही प्रश्न में पूछ रहा है, यानी 86 का सही जवाब होगा बी। अब यहाँ पर ये देखिए, अगर हम और अन्य सामाजिक समस्याओं की तरफ देखें तो जैसे जातिवाद है, अस्पृश्यता है, भाषावाद है, सांप्रदायिकता है, ये सभी सामाजिक समस्याएं हैं। अगर हम भूकंप की बात करें तो ये प्राकृतिक समस्या हो जाएगी, महामारी या पागलपन ये चिकित्सीय समस्या हो जाएगी। ठीक है, यानी 86 का सही जवाब होगा बी। 87 देखिए, अपराध एक अवधारणा है। अपराध एक कैसी अवधारणा है, एक समाज विरोधी अवधारणा है। जो समाज के रूल रेगुलेशन के खिलाफ काम करता है वो अपराध करता है। इसका मतलब है कि ये अवधारणा सामाजिक अवधारणा के विरुद्ध है। 87 का सही जवाब होगा ए। 88 देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, तो आपका सही जवाब होगा बी। यहाँ सामुदायिक विघटन का मतलब है कि जिसमें व्यक्तिगत से न हो, एक समूह उससे प्रभावित हो रहा हो, और तलाक जो है ये व्यक्तिगत कारण होता है। वहीं बेरोजगारी, निर्धनता, भ्रष्टाचार, अपराध, घूसखोरी, ये सब क्या है, एक सामुदायिक यानी बड़े समुदाय इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, यानी 88 का सही जवाब बी होगा। 89 देखिए, वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, तो आपका सही जवाब होगा बी, आर्थिक कारण। यानी आर्थिक कारण वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करता है। इसके अलावा शिक्षा और योग्यता भी ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करते हैं। 89 का सही जवाब होगा बी। 90 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है, तो आपका सही जवाब होगा उच्च वर्ग की प्रधानता और प्रमुखता। जब ग्रामीण नेतृत्व बढ़ेगा तो उच्च वर्ग की प्रधानता उसके महत्व में कमी आएगी। ठीक है, यानी उसका वर्चस्व नहीं होगा, वो अब नॉर्मल रहेगा। एक बात याद रखिएगा कि इस तरह के प्रश्न कई बार पीसीएस के प्रीलिम्स में स्टेटमेंट में भी पूछ दिए जाते हैं कि 77वें संविधान संशोधन के तहत जब ग्रामीण पंचायत की व्यवस्था लागू हुई तो उसने क्या सकारात्मक बदलाव किए, तो उसमें इस टाइप के प्रश्न शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर हमको लेखपाल के संदर्भ में देखना है, तो यहाँ पर जब भी ग्रामीण नेतृत्व स्टैब्लिश होगा तो उच्च जाति के महत्व में कमी आएगी, शिक्षा का महत्व बढ़ेगा, प्रजातांत्रिक नेतृत्व का प्रादुर्भाव यानी कि उसका एग्जिस्टेंस होगा, उसकी स्थापना होगी, भू स्थायित्व, परिवार और जाति के प्रभाव का ह्रास होगा। ठीक है, यानी भू स्वामित्व नहीं कोई दर्शाएगा, परिवारवाद नहीं होगा, और जाति की व्यवस्था का प्रभाव नहीं होगा, और स्त्रियों की भी भागीदारी सुनिश्चित होगी। यानी 90 प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी होगा। 91वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था। यहाँ पर देखिए दो प्रश्न समझना इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे यह पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब आया, तो ये 1950 में। ठीक है, और पूछ रहा है कि कब लागू किया गया, तो आपका सही जवाब होगा 1 जुलाई 1952 को इसे लागू किया गया था। 91वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए। 92वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन है, तो आपका सही जवाब होगा एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं या सूत्रधार हैं। यदि विश्व में कहा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जन्मदाता कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 के बीच में हुई। याद रखिएगा कि हरित क्रांति एक पैकेज कार्यक्रम था। इसके अंतर्गत उच्च उत्पादकता वाले बीजों को उर्वरक और सिंचाई के माध्यम से पोषकता प्रदान करनी थी। यानी कि 92वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए, एम.एस. स्वामीनाथन। 93वां प्रश्न देखिए, निम्न में से लघु परंपरा का अंग नहीं है, तो आपका विकल्प होगा रामायण। अब जरा यहाँ पर लघु परंपरा को समझ लीजिए। जिन धार्मिक क्रियाकलापों, रीति रिवाजों, लोकगीत या लोक कथा या नृत्य हो या जादू टोना हो, इन क्रियाओं का लिखित साक्ष्य नहीं होता है, यानी इनका लिखित साहित्य नहीं होता है, तो उन्हें लघु परंपरा कहते हैं। यहाँ विकल्प में रामायण का लिखित साक्ष्य अवेलेबल है, इसलिए ये लघु परंपरा के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, यानी 93 प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी होगा। एक बात और याद रखिएगा
कि लघु परंपरा का जन्म एवं विकास अशिक्षित कृषक समुदाय में होता है, यानी 93 का सही जवाब होगा सी। 94वां प्रश्न देखिए, 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में प्रथम ग्राम पंचायत का चुनाव कब हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा डी 1995 में। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में प्रथम पंचायत चुनाव 1995 में हुआ था। 93 का विकल्प डी सही हो जाएगा। 95वां प्रश्न देखिए, भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी विकृषीकरण। ये विकृषीकरण क्या है और ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। यह स्थिति कुछ कृषकों के लिए समृद्धि का कारण थी और कुछ के लिए गरीबी का कारण बनी, और इसके बाद विकृषीकरण की स्थिति उत्पन्न हो गई और नवीकरण योजनाओं के लिए भूमि का अधिकाधिक उपयोग के साथ भूमि का विभाजन भी होने लगा था। इस प्रकार 95वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी। और एक बात और ये समझिएगा कि जो भारतीय ग्रामीण समाज में जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, इसके कारण आय में असमानता भी उत्पन्न हो गई थी, यानी 95 का विकल्प डी होगा। 96वां प्रश्न देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था की अवधारणा किसने दी थी? तो आपका सही जवाब होगा मैकेंजी ने, यानी विकल्प बी सही होगा। यहाँ पर भी मैं बताना चाहूँगा कि जो आधुनिक भारत के इतिहास की जो वीडियो हैं उसमें महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, इन सभी प्रकार की भूमि व्यवस्थाओं के बारे में भी विस्तृत चर्चा की वीडियो अवेलेबल है। आप आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज में जाके उसकी विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न उठेंगे। यहाँ मैं कुछ बातों को जरूर समाहित कर लेता हूँ। महालवाड़ी व्यवस्था की अवधारणा आपने पढ़ लिया कि मैकेंजी द्वारा दी गई। अब जरा शब्द पे आइए। महाल शब्द जो है ये फारसी शब्द है और इसका अर्थ होता है गांव से। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि महालवाड़ी व्यवस्था में कर देने का जो भार है वो ग्राम अर्थात महाल के ऊपर था, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मैकेंजी, इनका पूरा नाम है हाल्ट मैकेंजी, और इन्होंने 1819 में इस व्यवस्था को लागू किया। दूसरी बात यह है कि 1833 में मार्टिन बर्ड ने सुधार के साथ उत्तर भारत में इसको पुनः लागू किया, इस व्यवस्था को। इसलिए मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में महालवाड़ी भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। यह भी तथ्य आपको याद होना चाहिए। और महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में लागू होती है। दूसरी बात यह है कि महालवाड़ी व्यवस्था भारत के लगभग 30% भूभाग पर लागू होती थी, यानी इस प्रकार 96वें प्रश्न का सही जवाब होगा बी। अब 97वां प्रश्न देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था में लंबरदार कहा जाता था। तो लंबरदार गांव के मुखिया को कहा जाता था। और याद रखिएगा कि अभी हमने आपको बताया था कि महाल शब्द का अर्थ होता है गांव, और महालवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया को लंबरदार कहा जाता था। इनका कार्य क्या होता था? ये गांव से लगान वसूल कर कंपनी को देता था। ठीक है, इस प्रकार 97वें प्रश्न का सही जवाब होगा ए। 98वां प्रश्न देखिए, भारत में जागीरदारी प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई? तो जागीरदारी प्रथा मुस्लिम काल में प्रारंभ हुई। ये जागीरदारी प्रथा में क्या होता था? इसके तहत भूमि से लगान प्राप्त करने और उसके प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य के एक अधिकारी को दे दी जाती थी। ये थी जागीरदारी प्रथा, जो कि मुस्लिम शासन काल में प्रारंभ हुई थी। 98 का विकल्प ए सही होगा। 99वां प्रश्न देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई। अब आते हैं इसके उद्देश्य पर। इसके उद्देश्य की बात करें तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। आजीविका के अवसर में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण जीवन को गरीबी से उन्मूलन कराना, यानी गरीबी को कम करना। अब इसके अंतर्गत क्या होता था? कौशल विकास करके और अन्य माध्यमों से आजीविका के अवसर बढ़ा दिए जाएं, जिससे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी को कम किया जा सके। 99 प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए। जितने भी अतिरिक्त तथ्य दिए जा रहे हैं, यदि आपके पास पुस्तक है तो उसमें नोट डाउन कर लें, या तो अलग से डायरी में इसको नोट डाउन कर लें। देखिए अगला प्रश्न है, निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब होगा ए। खुले स्थान पर मल त्याग की पारंपरिक प्रथा का समापन निर्मल भारत अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। अब यह प्रश्न उठता है कि निर्मल भारत अभियान को कब प्रारंभ किया गया था? तो इसे 1 अप्रैल 2012 को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसका उद्देश्य क्या था कि मुख्यतः ग्रामीण लोगों में स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा के लिए एक जागरूकता पैदा करना। ठीक है, यानी ताकि वो खुले में शौच से मुक्ति पाए। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो निर्मल भारत अभियान है ये 1 अप्रैल 2012 को शुरू हुआ। यहाँ से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 3 का प्रश्न ग्रामीण विकास का है। ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्न को एक ही साथ सीरीज में रख दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में भी कोरिलेट भी कर सकें और एक इंटरेस्ट पैदा हो, आप उससे एक जुड़ाव बना सकें, और रिवीजन में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपको साबित होगा। चलिए इसमें 76वां प्रश्न देखिए, ग्रामीण पंचायत की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका सही जवाब होगा राधा कमल मुखर्जी, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पर 76 का।
77वां प्रश्न देखिए, पंचायती राज संस्था का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो मैंने आपको बता दिया, पंचायत वाली सीरीज जरूर देख लीजिएगा, उसमें ये सब चीज़ डिटेल में दी हुई है। तो यहाँ पर बताते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह भी याद रखिएगा कि जब 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। और अगर ये पूछा जाए कि 73वें संविधान संशोधन को कब लागू किया गया, तो आपका जवाब होगा 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। एक बात और यहाँ इंक्लूड कर लीजिए कि 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में पंचायत को शामिल किया गया। पंचायत भाग 9 में है। और एक बात और याद रखिएगा, इस 11वीं अनुसूची में जो कि पंचायत से संबंधित है, इसमें 29 विषय शामिल है। इस प्रकार आपने इस प्रश्न को 360 डिग्री में पूरा कंप्लीट समझा है। 77 का सही जवाब होगा ए। 78वां प्रश्न देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो वह किसका उदाहरण है? तो वो भावनात्मक व्यवहार का उदाहरण है। भावनात्मक व्यवहार में व्यक्ति की भावना या संवेग की बात होती है, जैसे काम, क्रोध, मद, ईर्ष्या, इन सब से प्रभावित होकर जब वो व्यवहार करता है तो उसको भावनात्मक व्यवहार करते हैं। यहाँ दूसरे के शरीर पर प्रहार करने की बात हुई, यानी कि वो क्रोध में ये काम कर रहा है, इसका मतलब ये भावनात्मक व्यवहार की श्रेणी में आएगा। और 78 का सही जवाब होगा बी। 79 देखिए, औपचारिक संबंध निम्नलिखित में से किस समूह का लक्षण है? तो आप याद रखिएगा कि द्वितीयक समूह में औपचारिक और अप्रत्यक्ष संबंध आता है। ठीक है, याद रखिएगा, औपचारिक और अप्रत्यक्ष संबंध किस में आता है? द्वितीयक समूह में। अब एक बात और याद रखिएगा, द्वितीयक समूह में कैसे सदस्य की श्रेणी शामिल होती है? इसमें क्लब के सदस्य आएंगे, व्यावसायिक समूह आएंगे, राजनीतिक दल आएंगे, व्यापार के संगठन, ये सभी द्वितीयक समूह के अंतर्गत आएंगे। और 79 का सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। 80वां प्रश्न देखिए, लोगों का समूह जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है क्या कहलाता है? इसे संघ या समिति कहते हैं, इंग्लिश में एसोसिएशन कहते हैं। इसकी रचना जानबूझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरी करने के लिए किया जाता है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा 80 का। 81वां प्रश्न देखिए, 81वें प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्था का अर्थ बोध कराता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर विकल्प सी सही दिख रहा है। कार्य प्रणाली की स्थापित स्वरूप एवं दशाएं, ये किसमें होती है? संस्था का कार्यबोध है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम वर्तमान समय में संस्था किसे कहा जाता है ये देखें तो आधुनिक भारतीय समाज वैज्ञानिकों में वास्तविक व्यवहार प्रतिमानों की अपेक्षा आदर्श नियमों, मूल्यों और विधानों के समुच्चय को संस्था कहा जाता है। परिवार, धर्म, राज्य, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, जाति, विवाह, ये सभी क्या है? संस्थाएं। ठीक है, और यदि इनको संगठित रूप में देखा जाए तो ये समिति भी है। ठीक है, इस प्रकार 81 का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। 82 देखिए, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा कि ग्रामीण समुदाय में सांस्कृतिक विविधता नहीं होती है, ये बड़े शहरों में होती है। ठीक है, जहां पर विभिन्न जगहों से लोग आते हैं और वहां पर सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। आगे चलते हैं। हाँ, इसमें एक बात और इंक्लूड कर लीजिएगा कि ग्रामीण समुदाय में और क्या क्या चीज आता है। तो ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत हम की भावना, मैं की भावना नहीं, हम की भावना, क्षेत्रीयता होती है, आत्मनिर्भरता होती है, समुदाय का आकार छोटा होता है, यहाँ पर जीवन यापन की एक प्रकृति होती है कि हमको जीवन यापन करना है, कम जनसंख्या होती है, आत्मनिर्भरता होती है, संयुक्त परिवार की बात होती है, जाति प्रथा होती है, इसमें जजमानी प्रथा भी होती है, अशिक्षा भी है। ये सभी लक्षण ग्रामीण समुदाय से संबंधित हैं। और कौन नहीं है? तो सांस्कृतिक विविधता। 82 का सही उत्तर होगा डी। 83वां प्रश्न देखिए, किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है? किसके? तो ये सामुदायिकगत मनोभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कह रहा है कि किसी गांव का जो सामान्य नाम है वो सामाजिक तौर पर उसके सामुदायिकगत मनोभाव को प्रदर्शित करता है। तो 83 का सही जवाब होगा ए। 84 देखिए, सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? तो आपका जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। सामाजिक स्तरीकरण में जाति, आयु, लिंग, व्यवसाय, पद, अधिकार, योग्यता और शिक्षा, ये सभी सामाजिक स्तरीकरण के आधार हैं, याद रखिएगा। यानी 84 का सही जवाब होगा डी। 85 देखिए, संस्कृति है, ये क्या? संस्कृति क्या है? एक अर्जित आचरण है। ठीक है, और ये अर्जित आचरण है जो व्यवहार को प्रदर्शित करती है। इसके साथ ही साथ समाज के सदस्यों में सम्मिलित रूप से हस्तांतरित भी होती है। ठीक है, यानी 85 का सही जवाब क्या होगा? संस्कृति एक अर्जित आचरण है, ए सही होगा। 86 देखिए, प्रकृति में निकटता विशेषता है, यानी प्रकृति से निकटता किसकी विशेषता है? कृषक की, यानी कृषक सबसे ज्यादा प्रकृति के नजदीक होता है, उसका ज्यादातर संबंध है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, इस नाम को याद रखिएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड। और 86 का सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा। 87 देखिए, जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं?
तो जब कोई समाज विरोधी कार्य को सीखता है तो उसे नकारात्मक सामाजिकरण कहते हैं। यानी ऐसे समझिए कि जब कोई विद्यार्थी पढ़ाई छोड़कर चोरी डकैती पॉकेटमारी करने लगे तो वो क्या है, एक नकारात्मक सामाजिकरण है। 87 का सी विकल्प सही होगा। 88 देखिए, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जन रीति है? तो आपका सही जवाब क्या होगा इसमें? नमस्ते करना। यानी कि हम जब सामाजिक नियंत्रण में होते हैं तो एक समान जन रीति होती है कि हम जब अपने से बड़ों या समकक्ष को देखते हैं तो उनको नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। छोटे को देखते हैं तो स्नेह दिखाते हैं। ये क्या, एक जनरीत है, ठीक है। और किसकी? सामाजिक जनरीत। यानी 88 का सही जवाब क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न देखिए 89, करा कि निम्नलिखित में से भूमि सुधार का मुख्य अवयव है। तो याद रखिएगा इसमें भूमि सुधार का मुख्य अवयव क्या है? तीनों है। यानी काश्तकारी सुधार, बिचौली पट्टे का उन्मूलन और भूमि का चकबंदीकरण, ये तीनों के तीनों भूमि सुधार से संबंधित हैं। यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि बिचौलियों के पट्टों के उन्मूलन और इसके अलावा भूमि संपत्ति का हदबंदी ये भी भूमि सुधार है। भूमि अभिलेखों का एकत्रीकरण और उनको व्यवस्थित करना भी भूमि सुधार के अंतर्गत आता है। 89 का सही जवाब होगा डी। 90 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भूमि सुधार अवयव के अंतर्गत नहीं आता है? यहाँ नहीं शब्द को जरा अंडरलाइन करिएगा। अब यहाँ देखिए कि कौन सा नहीं आता है भूमि सुधार में। पहला है कायस्थकारी सुधार आता है, भूमि की चकबंदी आता है, भूमि की हकबंदी आता है, ठीक है। और क्या नहीं आता है? बिचौलिए की भूमि का वितरण, ये नहीं आता है, ठीक है। अभिलेखों का एकत्रीकरण, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ये भी आता है। यानी विकल्प डी इसका इसमें आंसर होगा। ये भूमि सुधार के अवयव में नहीं आते हैं। यानी 89 में जो आपने डिटेल में समझा था वो 90 में भी लागू हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार 90 का सही जवाब होगा विकल्प डी। आइए 91 पे चलते हैं। 91 में कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये सामाजिक विघटन, सामाजिक प्रगति और सामाजिक विकास के लिए सामाजिक परिवर्तन उत्तरदायी होता है, ठीक है। यानी समाज में जब परिवर्तन होता है तो समाज में विघटन भी हो सकता है, समाज की प्रगति भी हो सकती है और सामाजिक विकास भी हो सकता है। ये तीनों अवस्थाएं आती हैं, इसलिए 91 का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। 92वां प्रश्न देखिए, कराए कि सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1973 में कहां पर स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी? तो आपका सही जवाब होगा ए, बनारस में। यानी 1773 में बनारस में सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई थी। 92 का ए विकल्प होगा। 93वां प्रश्न देखिए, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू किया गया था? तो याद रखिएगा 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्टैब्लिश हुआ था। यदि आपसे पूरी तिथि पूछे तो आप 1 मई 1793 बता देंगे। याद रखिएगा कि स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त या चिर स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसमें एक बात और याद रखिएगा कि स्थायी बंदोबस्त में जमींदारी जो व्यवस्था थी वो इसमें प्रभुत्व में थी। यानी इसमें जमींदार को ये अधिकार था कि वो कर की वसूली करे और कंपनी को दे। दूसरी बात और याद रखिएगा कि स्थायी बंदोबस्त में जो भूमि कर थी उसका 10/11 भाग सरकार को देना होता था और 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखता था, ठीक है। इस प्रकार आपने इस प्रश्न को 360 डिग्री में देख लिया और 39 का सही जवाब क्या होगा? ए होगा। 34 देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के तहत सरकार लगान सीधे रैयत से वसूलती थी? तो इसका सही जवाब होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत शब्द का अर्थ होता है किसान, यानी जब किसान, रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था? किसान सीधे सरकार के साथ कर की लेन देन करता था। और इस व्यवस्था को 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले, जो कि कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, सर्वप्रथम लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था? तो रीड द्वारा लागू किया गया था। इसके बाद प्रारंभिक जब प्रयोग हो गया तो उसके बाद 1820 में टॉमस मुनरो द्वारा पूरे मद्रास में इसको लागू कर दिया गया। एक बात और याद रखिएगा इसमें कि इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू थी और इसके तहत 33 से 55% तक उपज का लगान देना होता था। इसमें एक बात अब आपको क्लियर हो गई होगी कि जो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसमें कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो का नाम आता है। 94 का सही जवाब क्या होगा? ए। और 94 के एक्सप्लेनेशन से 95 का आंसर आपको मिल गया कि कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे। 95 का सही जवाब होगा बी। 96वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने सिफारिश की कि कृषि अक्षमता जमींदारी व्यवस्था के कारण है, इसका उन्मूलन होना चाहिए? तो आपका सही जवाब होगा फ्लाउड कमीशन। याद रखिएगा फ्लाउड कमीशन को बंगाल भूमि कर आयोग भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। और इन्होंने कहा कि कृषि अक्षमता के लिए सीधे सीधे जमींदारी व्यवस्था जिम्मेदार है और इसका उन्मूलन कर देना चाहिए। ये फ्लाउड कमीशन की रिपोर्ट थी। यानी 96 का सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा। 97वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो आपका सही जवाब होगा ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित है।
यानी 97 का सही जवाब बी होगा। यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल क्या होगा, 1956 से 1961 के बीच में होगा। और इस योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर जोर देना और साथ ही साथ तीव्र गति की औद्योगिकरण की तरफ बढ़ना। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ और मॉडल दिख रहे हैं, हम लोग इसको 360 डिग्री में पूरा कंप्लीट करेंगे ताकि कोई भी प्रश्न हमसे गलत ना हो यदि आ जाए। अब आप देख लीजिए कि पहला है, ये दिमाग में आपके होना चाहिए कि आपसे कोई भी प्रश्न गलत ना हो। देखिए हैरोल्ड डोमर मॉडल है। हैरोल्ड डोमर मॉडल क्या है, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत है और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, 1951 से 56 तक। अब इसमें किन बातों का विशेष ध्यान दिया गया था, इसमें सामुदायिक विकास योजना पर बल दिया गया, इसमें न्यूनतम समय में खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया और कुटीर और लघु उद्योग के पुनरुद्धार की व्यवस्था प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई। एक नाम दिख रहा है गाडगिल मॉडल। गाडगिल मॉडल चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से है और इसका कार्यकाल 1969 से 74 तक है, इंग्लिश में 1969 से 1974 तक है। ठीक है, यानी इसका आपने कंप्लीट देख लिया, यानी 97वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, विकल्प बी। 98वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था। मैंने आपको एक प्रश्न में हिंट किया था, इसका सही जवाब क्या होगा, 1950 में, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा 98 का। अब यहाँ 99वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भू हदबंदी, जिसको इंग्लिश में लैंड सीलिंग कहते हैं, इसका संबंध क्या है। तो भू हदबंदी या लैंड सीलिंग का मतलब ये होता है कि अधिक जमीन रखने वाले भूपतियों को से अतिरिक्त जमीन लेकर भूमिहीनों में बांटने वाला कानून लैंड सीलिंग कहलाता है। इस प्रकार हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पर 99 का। 100वां प्रश्न और आज के इस सेशन का ये अंतिम प्रश्न है और फिर हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में इसके और सीरीज को कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित में से किस आधार पर काश्तकार को बेदखल किया जा सकता है, तो आपका सही जवाब होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी अगर वो मालगुजारी अदा न करे तब भी हटाया जा सकता है। भूमि का गलत उपयोग करे, भूमि का गलत उपयोग का मतलब क्या हुआ, भूमि का गैर कृषि उपयोग करना। ठीक है, अगला है भू संपत्तियों को किराए पर देना, ये भी बात सही है। और एक और विकल्प हो सकता है कि भूमि का परती छोड़ देना, बिना कारण उसको परती छोड़ देना, यह भी काश्तकारी के बेदखल का कारण हो सकता है। इस प्रकार यहाँ पर 100वें प्रश्न का जवाब क्या होगा, डी होगा। आज हम लोगों ने इन ग्रामीण विकास के प्रश्नों को विस्तार से देखा और आपने देखा होगा कि लगभग सभी प्रश्नों में अतिरिक्त फैक्ट भी दिए गए और कई सारे ऐसे फैक्ट भी दिए गए जो इस किताब में नहीं है और समाहित करना आवश्यक भी है, और करंट से भी हम लोगों ने कोरिलेट किया। इसी प्रकार हम लोग लेखपाल के सभी सीरीज को करेंगे और साथ ही साथ हम लोग विषय के एक एक टॉपिक को भी कवर करेंगे। इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। करंट अफेयर्स, पंचायत की वीडियो और पॉलिटी और आधुनिक भारत के इतिहास की जो वीडियो है इसका अध्ययन आप कर लें ताकि आपका